ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ कह रहा है ट्रांजिशन हुआ है n बराबर 4 से n बराबर 1 में। हमें क्या निकालना है? मोमेंटम। डायरेक्टली याद रखो, मोमेंटम जो होता है वो E/c होता है। तो E4 माइनस E1/c हो जाएगा, मोमेंटम निकल जाएगा। फिर क्या है यहाँ पे कि प्रोडक्ट किसका, रेडियस का और वेलोसिटी का क्या मतलब होगा। तो जब देखो प्रोडक्ट हम लोग आर वी का कर रहे हैं तो बराबर एन आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, कांस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो एन को हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड होता है। तो एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट आर लिख सकते हैं। इसी वजह से प्रपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वही है। यहाँ पे बस इतना याद रखना कि ई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैक्सिमम कूलम फोर्स बताओ एक्ट एन ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियस द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम। कूलम फोर्स क्या होता है, के इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू के की क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ ई तो हम लोग ले लेंगे, ई ले लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज ये ले लेंगे, और आर जो लेंगे वो लेंगे 0.529 एंगस्ट्रॉम लेंगे, और यहाँ से निकाल लेंगे मैक्सिमम कूलम फोर्स। इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमें बताओ देखो बोल रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया गया 13.6 हाइड्रोजन एटम का, और हमें जो रेडिएशन दी गई है मतलब फोटोन की एनर्जी दी गई है वो इतनी दी गई है। तो हमें बताना कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने हुए हैं। तो ये तो वो मतलब ये इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो देखो हमें कितना दिया गया 12.09। तो 12.09 कब आएगा, मतलब ये चीज़ तो याद ही रखो, 12.09 कब आएगा, जब हम E1 माइनस E3 करेंगे तब आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 3 में जा रहा है, तो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय द एक्साइटेड एटम, वो क्या हो जाएगा n(n-1/2। यहाँ से देखो फिर से दूसरा मैं मेथड बता देती हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी इतना दिया गया है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना दिया गया, फोटोन की एनर्जी इतनी दी गई है, और इसमें से पूछ रहा है कि इसमें आपके स्पेक्ट्रल लाइन कितने होंगे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा ई निकाल लेंगे, डेल्टा ई रख के हम लोग n2 निकाल लेंगे। n1 कितना है, 1 है, n2 निकाल लेंगे, कितना आ गया, 3 आ गया, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकाल लेंगे n(n-1/2 से 3 आ जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में बोल रहा है assume that there exists an atom according to बोर मॉडल, जिसका फर्स्ट एक्साइटेंट पोटेंशियल क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या दिया गया है, 20 EV दिया गया। तो फर्स्ट वाले का कितना दिया गया है, E1 मान लो 20 EV दिया गया है। तो एक बात बताओ E2 कितना हो जाएगा, हम जानते हैं E2 कितना हो जाएगा, 20/4 हो जाएगा, क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Z²/n², एन Z मान लो 1 है और n बराबर 2 रख दो तो E/4 हो जाएगा। तो यहाँ 20/4 आ गया, E2 कितना आ गया आपका 5 आ गया, E1 कितना आ गया 20 आ गया। तो हमें पूछ रहा है बताना फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल बताना, क्या बताना है, इसका मतलब क्या, एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब 2 से वो 1 में जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लेंगे 20 माइनस 5 कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, कह रहा है बोर मॉडल ने क्या एज्यूम किया था, तो इन्होंने एज्यूम किया था कि जो न्यूक्लियस है वो इनफाइनाइट मास का है और वो रेस्ट पे है, और बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में है और कोई भी रेडिएशन मतलब एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कह रहा है यहाँ पे रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें बताया गया है कि जब वो E4 से E2 में आ रहा है तो ब्लू लाइट एमिट कर रहा है। ठीक है, ये बताया गया। तो हमें बताना है कि ये रेड लाइट कब मतलब एब्जॉर्व करेगा, एब्जॉर्प्शन बताना है रेड लाइट का। देखो
एब्जॉर्प्शन कब करता है? जब वो कोई लोअर शेल से हायर शेल में जाए। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई होगा। तो देखो ये E4 से E2 में आया, ब्लू रेडिएशन इमिट किया, कितने एनर्जी की डिफरेंस है? 2 एनर्जी की डिफरेंस है। हम जानते हैं लेमडा आर ज़्यादा होता है लेमडा बी से, तो यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो ब्लू की ज़्यादा होगी और रेड की कम होगी। तो एनर्जी डिफरेंस ब्लू का ज़्यादा होता है और रेड का क्या होगा? स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होगा। यहाँ 2 एनर्जी डिफरेंस था, तो हमें 2 से तो कम ही वालों का, या तो कम वालों का या तो बराबर वालों का एनर्जी डिफरेंस निकालना है। तो देखो यहाँ पे जब ये वाले में देखेंगे तो यहाँ लगभग 4 एनर्जी डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 1 एनर्जी डिफरेंसेस है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको आप खुद से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा इफ़ हाइड्रोजन एटम इज़ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज़ एट रेस्ट नाउ, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 1 n1 बराबर 1 n2 बराबर 2, तो इसका कितना आ जाएगा? डेल्टा E 10.2। फिर कह रहा है कि हमें बताइए कि रिकॉयल स्पीड क्या होगा उस हाइड्रोजन एटम का। उस हाइड्रोजन एटम का हमें रिकॉयल स्पीड निकालना है। तो हम जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा E/c होता है, और मोमेंटम क्या होता है? mv के बराबर होता है, और यहाँ से हम v निकाल लेंगे। ये इस क्वेश्चन में देखो पोटेंशियल एनर्जी दिया गया था इतना, कह रहा है हमें रेडियस बताना है nth ऑर्बिट का क्या प्रोपोर्शनलिटी होगी। तो डायरेक्टली ऐसे याद रखो कि पहले अगर u दिया गया तो पहले हम लोग f इज इक्वल टू du/dr से f निकाल लेंगे। f कितना आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ रहा है। इसका मतलब क्या? f को हम लोग क्या लिख सकते हैं? mv²/r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। फिर हम लोग mvr इज इक्वल टू NH/2 होता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे किसको v को क्या लिख सकते हैं? v को क्या लिख सकते हैं? 1/mr, ठीक है, 1/mr लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे सारी वैल्यू तो r इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² आएगा। मेन यही था कि पहले इसको फोर्स में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद mv²/r से कंपेयर कर दो, और v के जगह पे हम लोग वो mvr इज इक्वल टू NH/2 का इक्वेशन यूज़ करके उसमें v का वैल्यू पुट कर दो, r निकल जाएगा। अब यहाँ पे बस इतना याद रखना कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास के, और जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है थॉमसन मॉडल दिया गया था। थॉमसन मॉडल हम जानते हैं, उन्होंने एक सेंटर माना था, मतलब एक सर्कल की तरह माना था उन्होंने, तो स्पीयर माना था। हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी एट डिस्टेंस 10⁻16 फ्रॉम सेंटर वाइल रेडियस दिया गया इतना। तो हम लोग इस यहाँ पे KQR/r³ का यूज़ करेंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू 140 kV, ये दिया गया है कि वोल्टेज इतनी दी गई है। फिर करंट भी दिया गया है हमें 30 mV। हमें बोल रहे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एट एनोड निकालो। रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? पावर होता है, तो पावर इज इक्वल टू VI होता है, तो हम लोग का पावर आ जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी दी गई है 45 kV। हमें बोल रहे हैं देन द ट्यूब वोल्टेज इन ऑर्डर टू एमिट, अगर हमें एक्सरे को एमिट कराना है ना, तो जो हम और वोल्टेज अब प्रोवाइड करेंगे वो ज़्यादा होनी चाहिए इस 45 kV से, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में बोल रहा है द आयनाइजेशन एनर्जी दिया गया है K सेल का फॉर कोबाल्ट 7.89 और 20, और हम जो एक्सरे मतलब एक्सरे है उसमें हम लोग कितना लगभग 15 kV उसमें दे रहे हैं। तो उसमें कह रहा है कि हमारा कौन से में आपके एक्सरे जो होंगे वो एमिट होंगे। तो ये देखो 15 kV से अगर कम होंगे तो वो एक्सरे एमिट करेंगे। तो ये वाला मतलब हमारा कोबाल्ट और कॉपर जो होगा वो एमिट कर देगा। तो ये K सेल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे विल बी एमिटेड ओनली बाय कोबाल्ट एंड कॉपर, और जो मिनिमम वेवलेंथ होगा वो सबका सेम होगा,
ठीक है, जो मिनिमम वेवलेंथ होगा वो कैसा होगा, सबका सेम होगा। ये समझ में आया। उसके बाद है ये देखो, यहाँ पे कह रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एट फंडामेंटल एनर्जी लेवल। एक फंडामेंटल एनर्जी लेवल पे हमें क्या बताना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m होता है, 2m होता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम लोग 13.6 EV रख देंगे। क्या रख देंगे, 13.6 EV। फिर यहाँ पे देखो कह रहा है हमें वोल्टेज दिया गया हुआ है, हमें दिया गया 40 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। तो हमें रिजॉल्विंग लिमिट निकालना ऑन द एजम्पशन कि जो वेवलेंथ है वो इक्वल है। तो यार तुमको ये दिया गया है, वोल्टेज दिया गया, तो लेमडा तुम नहीं निकाल पाओगे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमारा फॉर्मूला ये होता है लेमडा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 बाई वोल्टेज। तो ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है इलेक्ट्रॉन बीम है जिसकी एनर्जी दी गई है 10 किलो वोल्ट इज पास थ्रू अ स्लिट से पास किया गया, विड्थ दिया गया हुआ है। तो हमें कह रहा है फिनोमिना बताइए कि कौन सा हो रहा होगा। तो इंटरफेरेंस तो पक्का है नहीं हो रहा होगा, पोलराइजेशन तो कहीं कहीं नज़र ही नहीं आ रहा कि होगा। अब हमें इन दोनों में से पता लगाना कि कौन सा हो रहा है। तो डिफ्रैक्शन में हम लोग ने पढ़ा था कि लेमडा बराबर ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो लेमडा है वो काफ़ी छोटा आ रहा है ए से, इसलिए वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एक्सरे के लिए ना हम लोग कभी भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ मत यूज़ करना। जब भी एक्सरे ट्यूब वगैरह आएगा तो हम लोग HC बाई लेमडा ये सब यूज़ करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग अगर हम और सब फोटॉन्स वगैरह में पढ़ रहे थे तो लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट V था, लेकिन यहाँ एक्सरे में हम लोग लेमडा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, V के है। किसके है, V के हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन अ लाइट सोर्स है इज प्लेस्ड एट 1 मीटर और वहाँ पे 4 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम 4 मीटर पे रख दें तो कितना पोटेंशियल होगा, तो सेम होगा क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो फोटो सेल इज़ अ डिवाइस जो कन्वर्ट करता है किसको, फोटोन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। E बराबर PC जो होता है वो सिर्फ फोटॉन्स के लिए वैलिड होता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड नहीं होते हैं, तभी हम लोग एक्सरेज वगैरह में नहीं यूज़ करते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क फंक्शन दिया गया इतना और एमिटेड इलेक्ट्रॉन आर स्टॉप्ड बाय द पोटेंशियल -1.5 वोल्ट। तो टोटल एनर्जी हमारा कितना होगा ये हमें बताना है। तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया -1.5 वोल्ट और ये दिया गया है, तो दोनों को प्लस कर देंगे। भले से यहाँ ये माइनस लिखा लेकिन हम उसको प्लस करेंगे, टोटल एनर्जी प्लस होती है। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन में सेम ही है कि यहाँ पे हमें 2 लेमडा दिया गया हुआ, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा V HC बाई 1 बाई लेमडा 2 माइनस 1 बाई लेमडा 2, लेमडा 1 लेमडा 2। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है फॉर हैविंग 0 फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या होगा। देखो जो ये पोटेंशियल है हम लोग जब ये इक्वेशन निकालेंगे तो इस तरीके का कुछ इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। यहाँ पे कैसा है ना कि ये इंक्रीज़ कर रहा है यूनिफॉर्मली जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्या इंक्रीज़ कर रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा है जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करा रहे हैं, और वो भी यूनिफॉर्मली। कैसा, यूनिफॉर्मली। इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया गया है और हमें बताना है कि हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी होगी। वर्क फंक्शन हमें दिया गया है और हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। अब हम इस इक्वेशन से कैसे भी करके एनर्जी निकालेंगे। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे ईजिली तरीके से, और फ्रीक्वेंसी अगर निकल गई तो हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू HF। तो यहाँ से एनर्जी निकल जाएगी, टोटल एनर्जी 3.1 EV आ गया। वर्क फंक्शन दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल आंसर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है व्हेन अ लाइट इंसिडेंट किया गया, इंटेंसिटी कितना, इतना, वेवलेंथ दिया गया इतना, और 100 फोटॉन
एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, 1/100 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम यहाँ से n पहले निकाल लेंगे, n इज इक्वल टू IA/E हो जाएगा। n निकल गया, ओके, n निकल गया। तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, NE होता है, NE होता है। तो एक n फोटोन में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, n/100 इतने फोटोन निकलेंगे। और हमारे जब ये x आ जाएंगे तो हम x ही कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो डिस्कवर किसने किया था, हॉलवैक्स ने डिस्कवर्ड किया था, लेकिन एक्सप्लेन आपके आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। कौन, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, डिस्कवर हॉलवॉक ने किया था। ठीक है, ये देखो जो वेव होती हैं एसोसिएटेड होती हैं वो प्रोबेबिलिटी वेव कहलाती हैं। क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी वेव। कर जैसे अगर देखो प्लैंक कांस्टेंट को अगर मतलब प्लैंक कांस्टेंट को बढ़ा दिया जाए तो आपके डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी तो बढ़ जाएंगे, तो वही कह रहे डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी उतने ही हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, विच इज़ करेक्ट। तो मैटर वेव जो होता है वो एसोसिएटेड होता है किससे, मूविंग चार्ज्ड और या तो न्यूट्रल पार्टिकल से, मूविंग चार्ज या न्यूट्रल पार्टिकल से। के अल्फ़ा मतलब हमने पढ़ा था, के अल्फ़ा क्या होता है, के अल्फ़ा में हम लोग क्या लेते हैं, n1 बराबर 1 n2 बराबर 2। ठीक है, n1 बराबर 1 n2, और एक्सरेज में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 13.6 Z-1 का होल स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2², ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और फिर हमारी यहाँ से एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ये इजी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे के अल्फ़ा वेवलेंथ दिया गया है 1 पॉइंट इतना करके, तो हमें वेवलेंथ दिया गया है, हमें z निकालना है और के अल्फ़ा में हम 1 और ये 2 लेते हैं, यहाँ से z निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कंपेयर करनी है के अल्फ़ा और के बीटा से, ये भी हो जाएगा। कह रहा है अगर फ्रीक्वेंसी है डबल किया जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो मोर देन डबल हो जाएगा। क्या होगा, मोर देन डबल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहा किस पे डिपेंड नहीं करता, ना ही इंटेंसिटी पे, ना ही नेचर ऑफ स्टॉपिंग इलेक्ट्रॉन, नेचर वेचर पे नहीं डिपेंड करता, ना ही डिस्टेंस बिटवीन फोटो कैथोड एंड स्टॉपिंग इलेक्ट्रोड्स पे भी नहीं डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो ये उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, when the intensity of the light is increased, तो आपके नंबर देखो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स तो इंक्रीज होंगे ही, और कह रहा टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, मतलब कि पावर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे कह रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला देख लो। तो F इज इक्वल टू हम जानते हैं dp/dt, मतलब dp/dt होता है, और P इज इक्वल टू हम जानते हैं E/c होता है, E/ct, यही E/c और T, यहाँ पे T भी होना चाहिए था, Ct। ठीक है, Ct। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं ये पावर है ना, तो पावर इज इक्वल टू E/c बस होता है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 2p cos थीटा अपॉन t, यहाँ पे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग कर रहा है, तो इसी वजह से 2e cos थीटा अपॉन ct हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। एक बात याद रखना कि एक फोटोन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो भी सेम एनर्जी का। तो यहाँ पे कह रहा है 1 फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड में इजेक्ट 2 फोटो इलेक्ट्रॉन, तो एक फोटोन तो सिर्फ एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, दो नहीं निकालेगा। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो अबव नहीं होती है, दोनों की ही मतलब जो फोटोन की एनर्जी होती है वही इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी सेम होती है। और जो वर्क फंक्शन है वो डिपेंड करता है इम्प्योरिटीज़ और टेम्परेचर पे, यहाँ लिखा हुआ डज नॉट, इसलिए गलत हो गया। ये क्वेश्चन में देखो लाइट कह रहा है फ्रॉम हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब, कह रहा है इंसिडेंट कराया गया। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो n1
बराबर 1, मतलब एनर्जी क्या लेंगे 13.6 लेंगे। वर्क फंक्शन कितना दिया गया है 4.2, तो हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 9.4 होगा। अब वो प्लस होगा कि माइनस होगा। अब ये एनोड क्या होता है नेगेटिव होता है, रिलेटिव किसके में निकालना है कैथोड, इसका मतलब माइनस एनोड, मतलब मान लो -x और रिलेटिव टू कैथोड, तो कैथोड क्या हो जाएगा -x, इसका मतलब नेगेटिव ही पूरा आंसर है, इसका मतलब -9.4 वोल्ट आंसर आएगा। कह रहे टिक द करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर। 1 फोटोन व्हेन ऑब्जर्व 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सही बात है। कह रहे जो नंबर ऑफ फोटोन है एमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन द सरफेस। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं उतने वो इक्वल हो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन द सरफेस। 1 फोटोन यहाँ पे एमिट करेगा एक ही फोटोन, चलो ठीक है इसको छोड़ो। उसके बाद है आपके लास्ट, यहाँ पे कह रहा है फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी को डबल कर दिया गया, ठीक है डबल कर दिया है। तो कह रहा है सैचुरेशन फोटो करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। तो कह रहा है कि इंटेंसिटी जो है ना उसको हम लोग डबल कर लेंगे, मतलब डबल भी कर सकते हैं इवन इफ़ नंबर ऑफ फोटोन इज़ कांस्टेंट। नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट भी रहे तब भी हम इंटेंसिटी को डबल कर सकते हैं बाय दूसरी मेथड से, ठीक है। तो ये तो सही है। फिर कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डबल हो जाएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है।